हेलो स्टूडेंट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिल्टन के सोनेट्स को। मिल्टन के वर्क को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मिल्टन के सोनेट भी हैं और मिल्टन के कुछ वर्क है जैसे ऑन शेक्सपियर जो मिल्टन ने लिखे हैं, और भी वर्क है जैसे कि कॉमस। ये सारे वर्क से इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम मिल्टन के सोनेट्स को देखेंगे। सोनेट्स में मिल्टन के मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे हैं और कौन कौन से सोनेट्स हैं ये देखेंगे। तो मिल्टन सोनेट विद फर्स्ट लाइन, ये मिल्टन की सोनेट्स की पहली लाइनें हैं। सबसे पहला जो उनका सोनेट है टू द नाइटिंगल इनकी पहली सोनेट है, और ये इधर जो आपकी दी गई है ये सोनेट की फर्स्ट लाइन है। ओ नाइटिंगल दैट ऑन यू ब्लूमी स्प्रे। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें टू द नाइटिंगल ये जो सोनेट है इसमें क्या दिखाता है, ये रात्रि में गाने वाला जो बुलबुल पक्षी को संबोधित करता है। ये जो इनका सोनेट है टू द नाइटिंगल। नेक्स्ट जो इनका सोनेट है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, ये इनका सेकेंड सोनेट है, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है हाउ सून हैड टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ। ठीक है, इस सोनेट में मिल्टन ने समय को तेजी से बीतने और अपनी उपलब्धियों पर विचार किया है। ठीक है, इस सोनेट में। नेक्स्ट सोनेट पे आएंगे। अगली जो सोनेट है इनकी डोना लेगियाड्रा। ये जो इनकी सोनेट है ये इटालियन सोनेट है। ठीक है, ये इटालियन सोनेट है, और इसके ये इटालियन सोनेट का ये डोना लेगियाड्रा इल कुई बेल नोम ओनोरा, तो ये उसी की लाइन है। डोना लेगियाड्रा की ही फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन इस साइड जो दिया गया है ये फर्स्ट लाइन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जो सोनेट है इनकी ये भी इटालियन ही सोनेट है। नेक्स्ट इनकी जो सोनेट है क्वेल। ओके, कोल इन कोले एस्प्रो, ये याद रखना है। ये भी इनकी इटालियन सोनेट है। इसमें क्या है, कोल एस्प्रो इन क्वेल, ये भी इटालियन सोनेट है, और ये लाइनें हैं इटालियन। इस सोनेट की ये फर्स्ट लाइन है। ओके, नेक्स्ट वन। अगला जो सोनेट है इनका ओ डियोडटी, ये भी सोनेट इनकी है, ये भी इटालियन में ही है। ये भी इटालियन सोनेट है, और ये डियोडटी ये करके फर्स्ट लाइन है इसकी। नेक्स्ट जो सोनेट है परशेर्टो आई बी वोस्ट्रो। ठीक है, वोस्ट्रो ओची, ये भी इनके सोनेट का ही नाम है। परशेर्टो आई बी वोस्ट्रो ओची, ये भी इनके सोनेट का नाम है, और ये भी इटालियन ही सोनेट है, और ये इटालियन मतलब इस सोनेट की फर्स्ट लाइन है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो इनकी सोनेट है जियो वेन पियानो, ये भी इनकी सोनेट है, ये भी इटालियन है, ये लाइनें हैं, इसकी फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट सोनेट है व्हेन द इज़ोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये भी मिल्टन की ही सोनेट है। कैपिटन ओ कोलोनल और नाइट इन आर्म्स, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, व्हेन द इज़ोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी ये सोनेट है, और ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो याद रखना है ये भी। ओके, तो इस सोनेट में शहर पर आक्रमण की तैयारी के बारे में रहता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये जो जियो येन पियानो करके जो इनका ये सोनेट है, इटालियन सोनेट है इनका, ये एक सरल और युवा प्रेमी की भावनाओं को व्यक्त करता है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो है टू अ लेडी, ये भी इनका सोनेट ही है। इसमें हम 24 सोनेट को पूरा देखेंगे, कौन कौन से उनके इंग्लिश सोनेट है, कौन कौन से उनके इंग्लिश सोनेट है, कौन सी इटालियन सोनेट है। ओके, तो टू अ लेडी, तो ये भी लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ अर्लीस्ट यूथ, ये इसकी फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट जो 10वीं इनकी जो सोनेट है टू द लेडी, एक टू अ लेडी है, एक टू द लेडी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टू द लेडी मार्गरेट करके है ले, तो ये भी इनकी सोनेट ही है, और इसकी फर्स्ट लाइन है डॉटर टू दैट गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट, तो ये याद रखना, ये इनकी फर्स्ट लाइन है। ओके, एक टू अ लेडी ये एक युवा महिला को एड्रेस करती है, ये जो सोनेट है। और टू द लेडी मार्गरेट ले जो है, ये भी लेडी मार्गरेट ले को एक ट्रिब्यूट है, ये जो सोनेट है मिल्टन की, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगली जो सोनेट है इनकी ऑन द डिट्रैक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रेटीज, तो ये भी इनकी सोनेट है, याद रखना है। और इस सोनेट में मिल्टन ने अपने लेखन की आलोचना पर प्रतिक्रिया दिया है। अ बुक वॉज रिट ऑफ लेट कॉल्ड टेट्राकॉर्डन, तो ये भी सोनेट है। नेक्स्ट पे आएंगे। सारी सोनेट एक जगह पे है, ताकि मिल्टन की सारी सोनेट आपको एक वीडियो में मिल जाए। ठीक है, ऑन द सेम। नेक्स्ट जो उनकी सोनेट है ऑन द सेम, इसकी फर्स्ट लाइन है आई डिड बट प्रॉम्प्ट द एज टू क्विट दियर क्लॉक्स, तो ये भी इनकी सोनेट है। इसमें मिल्टन ने राजनीतिक विषय को उठाया है, इसमें एक पॉलिटिकल थीम रहता है, उस थीम को मिल्टन ने उठाया है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे।
अगला जो है ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्सेंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, तो ये भी है बिकॉज यू हैव थ्रोन ऑफ योर प्रीलेट लॉर्ड, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ये भी इसकी सोनेट है, तो याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, इसमें नहीं उठाया इन्होंने, ऑन द सेम में इन्होंने नहीं उठाया, याद रखना। ये जो 13 वाला है ऑन द न्यू फोर्सेस ऑफ कॉन्सेंस अंडर द लॉन्ग पार्लियामेंट, इसमें मिल्टन ने राजनीतिक विषय को उठाया है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू मिस्टर एच लॉज ऑन हिज एड्स, ये भी इनकी सोनेट ही है। हेनरी हुज ट्यूनफुल एंड वेल मेजर्ड सॉन्ग, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, याद रखना है इसमें, ओके। इसमें क्या दिखाते हैं मिल्टन कि उनके संगीतकार जो दोस्त हैं उनको समर्पित है ये लाइनें, जो उनके हेनरी लॉस आई थिंक उनके जो म्यूजिशियन एक फ्रेंड रहते हैं, ये उसी को एड्रेस है, ठीक है, उन्हीं को एड्रेस है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन बाय क्रिश्चियन फ्रेंड डिकीज्ड, ठीक है, ये भी एक सोनेट है इनकी, जो 16 दिसंबर 1646 में आया था। इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन फेथ एंड लव विच पार्टेड फ्रॉम दी नेवर, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो याद रखना है इसमें। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें धार्मिक मित्र की स्मृति को सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऑन द लॉर्ड जनरल फेयर फैक्ट्स एट द सीज ऑफ कोलचेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है ये जो लाइनें हैं, इसकी फर्स्ट लाइन फेयर फैक्ट्स हुज नेम इज आर्म्स थ्रू यूरोप रिंग्स, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो याद रखना इसमें। इस युद्ध मतलब इसमें क्या होता है, ये युद्ध नायक फेयरफैक्स की वीरता का वर्णन करता है। ये जो सोनेट है ना इनकी, ये एक युद्ध नायक होता है फेयरफैक्स, उसकी वीरता के बारे में इसमें बताता है, ठीक है। अगली जो सोनेट है, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, मई 1652 में ये सोनेट उन्होंने लिखा था। ये क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रू अ क्लाउड, ये इसकी फर्स्ट लाइनें हैं, और ये इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की प्रशंसा में लिखा गया था ये सोनेट। तो ये जो सोनेट है ओलिवर क्रॉमवेल की तारीफ में इन्होंने लिखा था, तो याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू सर हेनरी वेन द यंगर, ये भी इनकी सोनेट है, तो ये फर्स्ट लाइन है, वेन यंग इन ईयर्स बट इन सेज काउंसिल ओल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हेनरी वेन की जो राजनीतिक बुद्धिमत्ता की प्रशंसा में लिखा गया है, ये याद रखना है। ऑन द लेट 19 जो इनकी सोनेट है, ऑन द लेट मैसेकर इन पाइडमोंट, और ये भी इनकी सोनेट है, फर्स्ट लाइन है, एवेंज ओ लॉर्ड दाई स्लॉटर्ड सेंट हुज बोन्स, तो ये फर्स्ट लाइन है, और ये इनकी 19 पोयम है, इनकी सोनेट है। इसमें क्या होता है, इस पाइडमोंट में हुई जो हत्याओं पर भगवान से न्याय की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट इनकी जो सोनेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इनकी जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो ये फर्स्ट लाइन है इसकी। नेक्स्ट वन पे है, टू मिस्टर लॉरेंस, ये भी इनकी सोनेट है, इसका लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर वर्चुअस सन, ये फर्स्ट लाइन है। एंड नेक्स्ट वन है, टू साइरेक, अगला जो है आपका साइरिएक स्किनर, ये भी इनकी सोनेट है, साइरिएक हुज ग्रैंड शायर ऑन द रॉयल ब्रांच, ओके, तो ये इसका है, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, याद रखना है, ओके, यस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू द सेम, अगली जो सोनेट है टू द सेम, ये भी है इसकी फर्स्ट लाइन, ये भी याद रखना है। और ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ, या फिर टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ, तो इसका ऑन हिज डिकीज्ड वाइफ भी बोल सकते हो, या इसकी दूसरी सब टाइटल है टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ, जो इन्होंने अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की याद में लिखा था। तो मी थॉट, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, ये जो सोनेट इन्होंने लिखा था अपनी सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक की याद में इन्होंने लिखा था, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मिल्टॉनिक जो सोनेट है, डिफर्स एक्सपीरियंस सोनेट। भाई मिल्टॉनिक जो सोनेट होती है वो शेक्सपियरियन सोनेट से अलग होती है। मिल्टन फॉलोज द पेट्रार्कन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव, मिल्टन ने कौन सी सोनेट को फॉलो किया था, इटालियन को, पेट्रार्कन सोनेट को इन्होंने फॉलो किया था, जिसमें ऑक्टेव होता है 8 लाइन की ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन्स को हम क्या, 8 लाइन्स की जो लाइनें होती हैं उसे ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टेव में कितनी लाइनें होती हैं, 8 लाइन, ये ऑक्टेव पेट्रार्कन में पाया जाता है। एंड सस्टेट ऑफ 6 लाइन with the rhyming scheme of ABBA, ABBA, CDE, CDE, CDC, DCD। तो ये याद रखना है, पेट्रार्कन सोनेट का हम सभी जानते हैं कि इसमें भी 14 लाइन की होती है, लेकिन इसका पैटर्न शेक्सपियरियन सोनेट से अलग होता है। इसमें क्या होता है, 8 लाइन की ऑक्टेव होता है जिसमें प्रॉब्लम होती है, और 6 लाइन का सस्टेट होता है जिसमें सॉल्यूशन होता है। 8 लाइन का ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है उसे आप ABBA करके याद कर सकते हो, या फिर अब्बा अब्बा करके याद कर सकते हो, मतलब एक कैसे भी याद कर सकते हो, बस याद करने से मतलब है। ये फिक्स्ड रहता है, इतना याद रखना है। पेट्रार्कन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होती है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन जब
इस पे आते हैं सस्टेट पे। सस्टेट की जो लाइनें होती हैं वो 6 लाइन को हम सस्टेट कहते हैं, जिसमें CDE या DCD CDC ये फिक्स्ड नहीं रहता है, तो ये याद रखना है। ही डज़ नॉट फॉलो द पेट्रार्कन थीम, उन्होंने पेट्रार्कन थीम को फॉलो नहीं किया, पैटर्न को जरूर उन्होंने फॉलो किया था मिल्टन ने, और उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो नहीं किया था, पेट्रार्कन को फॉलो किया था। ही टेक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम फॉर हिज सोनेट, उन्होंने अपने सोनेट के लिए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम को फॉलो किया था, ये याद रखना है, ठीक है। हिज सोनेट्स आर फ्यू इन नंबर्स, उनके जो सोनेट्स हैं बहुत संख्या में हैं, बट दे आर रिच एंड सोल स्ट्रेन ऑन हिज, जैसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज सोनेट विच डील्स विद द मेंटल एगनी कॉज्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस। तो ये याद रखना है कि जो उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये मिल्टन की सबसे प्रसिद्ध सोनेट है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सोनेट है, जिसमें उन्होंने अपनी दृष्टिहीनता के कारण जो उनके मतलब उनकी आंखें चली गई थी, इस कारण वो बहुत ज़्यादा मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे, उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि मेरी आंखें चली गई हैं, अब मेरे अंदर जो पोएटिक एबिलिटी है उसका मैं क्या करूँगा, अब मैं तो अंधा हो चुका हूँ, तो वो ईश्वर से शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, भगवान की इच्छा पर विश्वास करते हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे ऑन शेक्सपियर को देखेंगे। ये ऑन शेक्सपियर इन्होंने मिल्टन ने ही लिखा है, ऑन शेक्सपियर, ओके। तो देखते हैं ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर कब लिखा गया था? 1630 में लिखा गया था। इन मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, जब बात आएगी कि मिल्टन की पहली पब्लिश्ड पोयम कौन सी थी, तो ऑन शेक्सपियर थी, ठीक है। पहली पोयम तो आपकी वो हो जाएगी जो उन्होंने 21 ईयर्स में लिखा था, ओड है उनका, वो हो जाएगा पहली पोएम। लेकिन पहली प्रकाशित कविता उनकी कौन सी थी, पब्लिश्ड, यानी कि पहली फर्स्ट पब्लिश पोएम कौन सी थी, तो ऑन शेक्सपियर थी, जो कब आया था, 1630 में आया था। इट अपीयर्स एनोनिमसली इन द सेकेंड फोलियो ऑफ प्लेस बाय शेक्सपियर 13/2। तो ये याद रखना है कि ये शेक्सपियर के जो प्ले हैं, शेक्सपियर का जो प्ले है एनोनिमसली, ये शेक्सपियर के जो शेक्सपियर का फोलियो आया था, जैसे कि फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, 1623 में आया था। सेकेंड फोलियो कब आया था? 1632 में। तो जब 32 में सेकेंड फोलियो आया था तो एनोनिमसली ये चीज़ें, मतलब ये जो वर्क था वहाँ पे था एनोनिमसली, तो ये याद रखना है, ठीक है, कि शेक्सपियर के नाटक के जो दूसरे संस्करण यानी कि दूसरा फोलियो आया था 1632 में, ये छपा था, उस समय ये प्ले था मिल्टन का ऑन शेक्सपियर भी था, ठीक है। इट बियर्स द टाइटल एंड एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिकल पोएट विलियम शेक्सपियर, वही चीज़ अभी मैंने बताया। आगे क्या कहा जा रहा है? डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीड्स दाउ। यहाँ पे लाइनें हैं कुछ इस पोयम की, तो इस पोयम की कुछ लाइनें हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, यानी कि स्मरण के, मतलब डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मरण के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, महान यश के उत्तराधिकारी। व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, यानी कि तुम्हें अपने नाम का इतना कमज़ोर प्रमाण की क्यों ज़रूरत है। वॉट नीड माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेवर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन और दैट इज हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार वाई पॉइंटिंग पैरामिड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिल्टन, ये जो मतलब ऑन शेक्सपियर की ही पहली ही लाइनें हैं, ये ऑन शेक्सपियर की ही लाइनें हैं। इसमें कहा जा रहा है कि स्मरण के प्रिय पुत्र, महान यश के उत्तराधिकारी, तुम्हें अपने नाम का इतना कमज़ोर प्रमाण क्यों ज़रूरत है। मेरे शेक्सपियर को अपने सम्मानित अवशेषों के लिए क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल्टन कह रहे हैं। शेक्सपियर को क्या कहते हैं मिल्टन यहाँ पे, कि किसी भौतिक स्मारक या पिरामिड की आवश्यकता शेक्सपियर को नहीं है, उनका वर्क ही, उनकी साहित्य ही उनकी अमरता का प्रमाण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कही हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो इनका वर्क है कॉमस, अगले वर्क को देखेंगे हम। अगला जो इनका वर्क है कॉमस, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉमस जो इनका वर्क है ये एक मास्क है। तो देखेंगे कॉमस 1634 में आता है, 1634 में आता है। मिल्टन का मास्क और मास्क ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो मास्क, ठीक है। हेनरी लॉस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट इट, किसने किया था? हेनरी लॉस ने ही मिल्टन को ये लिखने के लिए कहा था, इन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था लिखने के लिए। इट्स सब टाइटल द ट्रायम्फ ऑफ वर्चू, तो मास्क का जो सब टाइटल है, अनदर नेम जो है ट्रायम्फ ऑफ वर्चू है, याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ वर्चू है। इट इज़ अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, तो ये ऑनर ऑफ चैस्टिटी मतलब ये जो मास्क है ये शुद्धता के सम्मान में एक मास्क है। इट इज़ अ फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन माइकल मस 1634 बिफोर जॉन एगर्टन,
तो याद रखना है कि ये इसे पहली बार माइकलमस 1634 पर जॉन एगर्टन ब्रिज वाटर से पहले जो अर्ल थे उनके पहले presented Michaelmas 1634 before John Egerton, first Earl of Bridgewater in Ludlow Castle in celebration in the Earl's new post as Lord President of Wales। तो इसे कहाँ पे प्रेजेंट किया गया था पहली बार? 1634 में प्रेजेंट किया गया था, ये याद रखना है। और अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर जो लडलो कासल के फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर थे उनके सामने ये इसे प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। द पोएम इज़ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, यानी कि जो पोएम है इट इज़ द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड दियर सिस्टर। द सिस्टर इज़ कॉल्ड द लेडी इज़ लॉस्ट इन जर्नी थ्रू द वुड्स। When she is alone, she encounters Comus. Comus is debauched as he is inspired by the god of revelry. He appears in the form of poor shepherds। अब कहानी को समझते हैं, इसमें कहानी कह क्या रही है इसको समझते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कहानी कह रहा है कि जो पोएम है, पोएम इज़ द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, यानी कि जो कविता है वो बुराइयों पर पुण्य की जीत है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दो भाइयों और एक बहन की कहानी होती है। इसमें कॉमस में बहन को लेडी कहा गया है। बहन को क्या कहा गया है? द लेडी कहा गया है, कोई नाम नहीं है, बस द लेडी कहा गया है, ये याद रखना है। और जंगल की यात्रा में लेडी क्या होती है? अपने भाइयों के साथ जाती है और जंगल की यात्रा में लेडी क्या होती है? वो खो जाती है। जब वो अकेली होती है तो उसका सामना किससे होता है? कॉमस से होता है। ठीक है, कॉमस कैसा होता है? बहुत ही दुराचारी होता है, अंदर से वो करप्ट होता है क्योंकि वो मौज मस्ती के देवता से प्रेरित है, याद रखना है। ठीक है, वो एक गरीब चरवाहे के रूप में उसके सामने आता है, द लेडी के सामने एक गरीब चरवाहे के रूप में आता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन पुण्य की जो देवी होती, तभी पुण्य की देवी आ जाती हैं और प्रकट हो जाती हैं और भाइयों की मदद से और उसके भाइयों की वो मदद करती हैं। वह उसे कॉमस के क्रूर हाथों से मुक्त कराती हैं और लेडी और उसके भाइयों को उनके माता पिता से मिलाने में मदद करती है। तो यही स्टोरी है कॉमस की। ठीक है, याद रखना है। मतलब कॉमस कैसा रहता है? एक बुरे चरित्र वाला प्रतीक होता, मतलब एक बुरे चरित्र का प्रतीक होता है वो, जो देवता की तरह दिखाई देता है, लेकिन असल में कैसा होता है? अंदर से वो करप्ट होता है, दुष्ट होता है। ओके, तो इतना ही था आई थिंक। वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताया, सी अटेम्प्ट टू सेड्यूस हर, वो उसे सेड्यूस करना चाहता था, ये सारी चीज़ें। फिर गॉडेज ऑफ वर्च्यू अपीयर्स, तभी गॉडेज ऑफ वर्च्यू अपीयर होती हैं एंड हेल्प द ब्रदर, उसके भाइयों की मदद करती है, फिर उसकी मदद करती है और तीनों लोग की मदद करके उसके माता पिता के पास उन लोग को पहुँचा देती है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। आई थिंक इतना ही था। तो इसमें हमने मिल्टन के हमने सोनेट और जो उनके दो वर्क हैं ऑन शेक्सपियर और कॉमस को इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे, मतलब आप मेरे व्हाट्सअप पे एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।